अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये पंक्तियां आज के परिप्रेक्ष्य में, खासकर रविवार से लेके आज मंगलवार तक के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक बैठती हैं। जिस तरीके की घटनाएं कहना कितना ठीक होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं आजकल देखने को आ रही हैं, तो शायद बहराइच की हिंसा, इस लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इस पंक्ति को बिल्कुल अक्षरशः पूर्ण करता है। जिस तरीके से बहराइच में घटना हुई, वाकई में जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन निंदा किसकी की जाए ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्या 7 साल में पहली बार हुई एक ऐसी सांप्रदायिक घटना के लिए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगना एक निंदा कही जा सकती है? वाकई में पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हुए और उसके बाद जिस तरीके से उन दंगाइयों को ही संरक्षण मिला, सत्ता का पूर्ण वृहद हस्त उनके ऊपर था, उन दंगाइयों को लेकर कितनी निंदाएं, या उन सरकारों में बैठे हुए सत्तासीन नेताओं को लेकर कितनी निंदाएं इन तमाम चैनलों के और इन तमाम यूट्यूब के प्रबुद्ध पत्रकारों ने दी थी। वाकई में ये जानना उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि बहराइच में जिस समय ये घटना हुई, क्या उस एक वीडियो को, जिसके एक पार्टी विशेष ने, उसकी मीडिया सेल ने वो वीडियो जब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला और उस वीडियो को साक्ष्य बनाते हुए पूरी हिंसा का कारण उस वीडियो को बना दिया, क्या कानून वाकई में अब उनके बस की बात नहीं रहा? डासना में कोई घटना होती है तो पूरा एक मॉब जो है वो सड़क पे आ जाता है। बहराइच में अगर किसी तरीके की घटना अगर हुई थी तो क्या वहां पे पुलिस प्रशासन सो रहा था, या कानून हाथ में लेने की आदत हो गई है, या भारतीय कानून मानने का मन नहीं होता? वाकई में ये जानना बहुत जरूरी है। तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं कि इस तरीके के गाने बज रहे थे, गाने का वॉल्यूम बढ़ गया था, किसी ने हरा झंडा हटा दिया था, तो क्या कानून आप हाथ में ले लेंगे? किसी के नाखून उखाड़ के फेंक देंगे, किसी की छाती में इतनी गोलियां मार देंगे कि वाकई में वो सांस के लिए वो आदमी तड़पता रहा। जब उसकी बॉडी निकाली जा रही थी तब भी आप उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे जो उसका शरीर निकाल रहे थे। क्या कानून इतना अंधा था, या कानून सो रहा था, या कानून पे आपको भरोसा ही नहीं है? एक विशेष समाज के लिए एक विशेष कानून की व्यवस्था भारत में की जा रही है। लगातार कई ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल में ही विजयदशमी के दिन यह बयान दिया कि खुद में सशक्त और सक्षम होना आवश्यक है। क्या बहराइच में जो कुछ भी हुआ या उस घटना के बाद जो आगजनी हुई, क्या ये उसका परिणाम था? अगर ये उसका परिणाम था तो शायद प्रशासन को अब सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र विशेष को मुस्लिम क्षेत्र या हिंदू क्षेत्र में बांट रहे हैं, क्या 1947 के धार्मिक आधार के विभाजन को अब फिर से तय किया जा रहा है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश में जहां पे सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, वहां पर कोई क्षेत्र एक धर्म विशेष के नाम से जाना जाएगा? क्या उस धर्म विशेष के क्षेत्र में किसी अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञानवाही किसी के द्वारा कभी भी कहीं भी कैसे भी की जा सकती है, क्योंकि इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध है। क्या जब हम कोई बात करते हैं तो वाकई में लॉजिक होता है? राम गोपाल मिश्र की मां को किसी तरीके का लॉजिक क्या उनके बेटे को वापस दे सकता है? जो हरा झंडा हटाया था या जो रेलिंग गिरी थी, वो कानूनी दायरों के चलते शायद उसका परिवार अगर वो जीवित होता तो कानून राम गोपाल से ही वो बाउंड्री दोबारा बनवाता और वो हरा झंडा दोबारा लगवाता। लेकिन क्या उसके मरने के बाद उसकी बीवी को, उसकी मां को, उसके पिता को
उसका बेटा या उसका पति लौटाया जाएगा? किसने अधिकार दिया है कि आप अपने हिसाब से किसी को भी न्याय दे देंगे? और फिर आम जनता, आप पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं। ये कैसे संभव होता है कि कहीं पे भी गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, और पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की घटनाएं तो सामने ही नहीं आती, क्योंकि वहां पे एक अलग इकोसिस्टम चलता है। बात अगर शुरू होती है तो केरल में इतनी हत्याएं हुई हैं कि वाकई में जिसके आंकड़े शायद सरकारों के पास भी नहीं होंगे। तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन केरल में आज भी हो रही हिंसा को लेकर स्पष्ट आंकड़े शायद सरकार के पास भी नहीं होंगे, और ना ही केरल में हत्याएं रुक रही हैं। और इन हत्याओं का आधार सिर्फ धार्मिक है। ये धार्मिक उन्माद फैलाने के जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या बहराइच उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रैक्टिकल था? अगर गाना बढ़ गया था, गाने की वॉल्यूम बढ़ गई थी, गाने में अपशब्दों का प्रयोग हो रहा था, तो क्या प्रशासन को इस चीज की सूचना देना उचित नहीं था? क्या आपकी छतों पे पहले से इकट्ठे किए गए पत्थर और बोतलें उसका न्याय करते? वाकई में आपके लिए भारतीय कानून व्यवस्था आपकी जेब में पड़े हुए चिल्लरों की तरह हो गई है कि जब आवश्यकता लगी तभी उसको निकाला गया, नहीं तो वो ऐसे ही पड़ी है। बाकी आप सक्षम हैं न्याय करने के लिए। और जो लोग इस चीज का करुण क्रंदन कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को उकसाया गया, तो क्या उकसाने में आप किसी के प्राण ले लेंगे? फिर तो लॉरेंस बिश्नोई को इस समय हीरोइक छवि देने वाले लोग बिल्कुल गलत नहीं है, और इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। अगर लॉरेंस बिश्नोई का विरोध किया जा रहा है या लॉरेंस बिश्नोई को हीरोइक दिखाने में कुछ लोगों को समस्या हो रही है, तो शायद समस्या उन लोगों को भी होनी चाहिए जो लोग राम गोपाल मिश्र को कटघरे में खड़े करके कह रहे हैं कि वो अपनी मौत का कारण खुद था। कम से कम कहीं तो तर्क संगत, कानून संगत, न्याय संगत बात तो करिए, या केवल अपनी ढपली अपना राग। वाकई में राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, ये किसी के लिए भी नहीं सोचा गया था, और कभी नहीं सोचा गया था। लेकिन केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए, और जिस तरीके से एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, या आजकल के कुछ प्रबुद्ध पत्रकारों के द्वारा की जाती है, वाकई में चिंतनीय है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ट्विटर पे थ्रेड की सीरीज जो उन्होंने शुरू की कि किस तरीके से वहां पर उन्माद बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे गलत छवि पेश की जा रही है, वाकई में ये बानगी थी कि वाकई में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि किस तरीके से टारगेट करके सरकारों को बदनाम किया जाए, किस तरीके से टारगेट करके धर्म विशेष को बदनाम किया जाए। क्या वाकई में हम विचार नहीं करते किस तरीके से लोग वहां पर दौड़ रहे थे, जिस समय पत्थर चल रहे थे, वहां पर लोग कैसे अपनी जान बचा के भाग रहे थे, और उसके बाद जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन को आप अब छाती पीट पीट के रो रहे हैं। राम गोपाल मिश्र की मौत को आपने जस्टिफाई कर दिया उस वीडियो से जिसमें वो हरा झंडा हटा रहा था, और अब जब आगजनी की घटनाएं वहां पर शुरू हुई, तब आप वहां पर प्रशासन से और सरकार से इस्तीफा मांगते घूम रहे हैं। और फिर एक बार सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कुछ लोग जो हर थाली में मुंह मारते हैं, उनको चिन्हित करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ मुंह मारने वाले लोग ही इन व्यवस्थाओं को खराब करने का काम करते हैं। लोग उदाहरण दे रहे हैं कि बाराबंकी को भी बहराइच बनाने का प्रयास था। किस तरीके से बाराबंकी को बहराइच बनाने का प्रयास था? उसी बाराबंकी में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उसी बाराबंकी में उसी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन वहां पे काम कर रहा था। कौन सा ऐसा नया पावर बाराबंकी में आ गया जो बहराइच में नहीं आया था?
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बाराबंकी के लोग धोखे में नहीं रख पाए, वहां पे तैयारी पूरी नहीं होगी, लेकिन बहराइच में तैयारी पूरी थी। बहराइच में पत्थर भी थे, बहराइच में बोतलें भी थी, और उन्माद को बढ़ावा और चिंगारी देने के लिए उन गानों के स्वर भी थे, और जो रिएक्शन में किया गया वो वीडियो राम गोपाल मिश्र का वो भी था। इतनी सारी चीजें पर्याप्त थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज बहराइच शांत हो गया क्या? बहराइच में फिर से वो सांप्रदायिक सद्भाव, वो सांप्रदायिक जो सद्भाव या गंगा जमुनी तहजीब जिसके उदाहरण दिए जाते हैं, लखनऊ से लेके इलाहाबाद, अब प्रयागराज, कहां अब ये सब वहां पे दिखाई देंगे क्या? जो राजनीतिक दल बार बार राम गोपाल मिश्र के को टारगेट कर रहे थे, क्या राम गोपाल मिश्र के घर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या नाखून थे उसके हाथों में, पैरों में, या नहीं थे? क्या पूछेंगे कि उसकी छाती में कितनी गोलियां लगी थी? जिन्होंने गोलियां मारी थी उनको लाइसेंस, क्या राम गोपाल मिश्र की छाती में 1 दर्जन से अधिक गोलियां दागने के लिए लाइसेंस दिया गया था? किस तरीके का सद्भाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? जातियों में बांटने का प्रयास, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? कम से कम एक जगह स्थिति तो स्पष्ट है। बार बार चिल्ला चिल्ला के वो कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भले उनको वोट नहीं मिलता, लेकिन आप तो वोट लेते हो, उसके बाद भी उस पूरे समाज को आप अंधेरे में झोंक रहे हो। डासना में पूरा मॉब सड़क पे आ गया, और आपको वो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप उस समय भी एक व्यक्ति विशेष को ही आप उसके लिए गलत ठहरा रहे थे। कैसे कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है? और फिर जब उन्हीं दंगाइयों में 30 की सूची में, 25 की सूची में जब धर्म विशेष के लोगों के ही नाम आते हैं, तो उस समय करुण क्रंदन क्यों होता है? जब सड़क पे यही भीड़ उतरती है अपना विरोध दर्ज करने के लिए, यही भीड़ जब पत्थर चलाती है, यही भीड़ जब बोतलें फेंकती है, उस समय तो आप लोगों का करुण क्रंदन नहीं दिखाई देता। और वाकई में बहराइच की घटना से उत्तर प्रदेश की सरकार को सीख लेनी चाहिए कि कैसे 7 साल के सुशासन में छेद हो गया और आपको पता भी नहीं चला। वाकई में इस हद तक लोकल इंटेलिजेंस और ये LIU यूनिट्स क्या वाकई में काम नहीं करती? या इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपकी त्वरित कार्यवाही भी सोमवार को ही आगजनी को नहीं रोक पाई? हर जगह मुंह मारने वालों से बच के, उन प्रशासनिक अधिकारियों से जो क्षेत्रों को धर्म के आधार पर सरेआम मीडिया के सामने विभाजित करते हैं, उन अधिकारियों के बजाय उन लोगों को जमीन पर उतारिए जिनको वाकई में अनुभव है कि कैसे सांप्रदायिक संवेदनशील स्थानों में सामंजस्य और सौहार्द बनाया जा सकता है।